स्वाभिमान की जीत। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है स्वाभिमान की जीत। रानी शोर मचाकर सबको आंगन में इकट्ठा कर लेती है। घबराती हुई रेणुका जी पूछती है, क्या हुआ बहू, तुम इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? रानी कपड़े धोने की मोकरी उठाकर अपनी ननद नीतू को पीटने लगती है। अब भाभी मत मारो, बहुत तेज लग रही है। रेणुका जी बहू के आगे हाथ जोड़कर कहती है, बहू नीतू को मत मारो, हड्डी वड्डी टूट जाएगी, इतनी बड़ी लड़की की बेरहमी से पीट रही हो। छोड़ दो रानी मेरी बेटी को, छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने अपनी बेटी के ऊपर कभी एक थप्पड़ नहीं उठाया और तुम उसको बेरहमी से मार रही हो। माँ जी, अगर तुमने हाथ उठाया होता तो अच्छा होता, कम से कम इसी अकल तो आ जाती। पर लगता है आज बेटी के साथ साथ माँ को भी सबक सिखाना पड़ेगा। रानी मोकरी लेकर रेणुका जी की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन नीतू रानी का हाथ पकड़ के कहती, भाभी माँ को मत मारना, मुझे जितना मारना है मार लो, लेकिन मेरी माँ को हाथ पे मत लगाना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा हाथ पकड़ लिया, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। दो चार मोगरे रानी नीतू के पीठ पर और तीर मारती हैं। मार खाने के बाद नीतू गुस्से से कहती है, भाभी इतना तो बता दो कि मुझे मारा क्यों, मैंने क्या कर दिया था जो तुमने मुझे मारा? पास में खड़ा हुआ नीतू का भाई आदित्य कहता, बहुत जबान चलने लगी है नीतू तुम्हारी, अपनी भाभी से जबान चलाती हो। तुमने भाभी के लाए हुए रिश्ते को क्यों ठुकरा दिया? तुम्हें पता है मायके में सबके कहने के बाद भी वो तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी और तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, कब तक हमारी छाती पे बैठकर तुम माँ बेटी मूंग तलती रहोगी? शादी की उम्र हो गई, अब जाओ निकलो इस घर से, बहुत रख लिया तुम्हें इस घर में अब, और तुम दोनों को इस घर में मैं नहीं झेल सकते हैं। रेणुका जी हिम्मत करके बेटे से कहती, बेटा बहू कैसा रिश्ता लाई थी, तू नहीं जानता क्या? तेरी 20 साल की बेटी के लिए बहू 40 साल का लड़का ढूंढ कर लाई थी, और वो भी 2 बच्चों का बाप। मैं ऐसे आदमी से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। और फिर क्या कमी है हमारे घर में? नीतू के पिताजी सब कुछ तो छोड़कर गए हैं, घर मकान सब कुछ तो है, तो क्यों मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करूं जहां बेटी और दामाद की उम्र में 20 साल का फर्क हो? मैं अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बुढ़िया तेरे पैर कब्र में लटके हुए हैं, फिर भी ये फालतू की बातें करती रहती है। अगर तुझे लगता है कि तेरी बेटी के लिए कोई राजकुमार शादी के लिए आएगा तो ये सिर्फ तुम माँ बेटी का एक सपना है, वरना तुम ही अपनी बेटी के लिए कलेक्टर ढूंढ ले आओ। मैं तुम्हारी बेटी की शादी कर दूंगी, लेकिन शादी में मैं एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करूंगा। बेटे मैंने तुमसे कहा भी नहीं, शादी में फूटी कौड़ी खर्च करने के लिए मेरे पास जेवर है, उसको बेचकर अपनी बेटी की शादी कर दूंगी, तुमसे एक पैसा भी नहीं मांगूंगी। आग बबूला होते हुए रानी कहती, माँ जी अगर तुमने अपनी बेटी की शादी में एक नाक के कील भी बेची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ ही दिनों में इस घर में तुम दोनों माँ बेटी न निकल दिया तो कहना, फिर मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं बुढ़ापे में तुम्हें अपना साथ रखूंगी। अगर बेटी के लिए जेवर बेचोगी तो बेटी के साथ ही दहेज में चले जाना। धमकी देकर रानी अपने कमरे में चली गई। रेणुका जी अपनी बेटी को हाथ का सहारा देकर उठाकर कमरे में ले गई। आज वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। बेटी की तरफ नजरें उठाकर देखा तो बेटा भी मुंह बनाकर यह कहते हुए कमरे में चला गया कि एक दिन तुम दोनों माँ बेटी को इस घर से निकाल दो। तुम दोनों की चिक चिक से मैं परेशान हो गया हूँ। नीरू इतनी छोटी भी नहीं है कि अपनी भाभी के हिसाब से घर में काम ना कर सके। जब उसने कुछ काम दिया तो क्या ठीक से नहीं कर सकती थी? भैया भाभी ने कोई काम नहीं दिया था, बस मैंने अपनी सिलाई के पैसे उन्हें देने से इनकार कर दिया। इसी वजह से उन्होंने अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया, वरना घर के काम का तो एक बहाना था। देख लो घर के सारे काम मैंने कर दिए हैं। देख रही हूँ माँ, भाभी के साथ साथ तो मुझे भी जवाब देने लगी है। इसे कमरे में ले जाओ, नहीं तो मेरे हाथ से थप्पड़ खाएगी। चलो बेटा मत बोलो, अगर बोलोगे तो शरीर को ही तकलीफ मिलेगी। चलो अपने कमरे में बैठते हैं। माँ हम भाई भाभी की ज्यादती को कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक हम अपने ही घर में उनके हिसाब से रहेंगे? अगर यह घर उनका है तो आपका भी तो है, उन्होंने तो इस घर को नहीं बनवाया है। और माँ मैं भी आपकी दवाइयों के खर्च निकाल लेती हूँ और छोटे मोटे खर्च सारे मैं ही करती हूँ, अपनी फीस भी मैं ही भरती हूँ। भैया को आपके लिए एक गोली भी खरीद कर नहीं लाते हैं, फिर क्यों उनकी बातें
यूं भाभी खरी खोटी बातें सुनाती है। रेणुका जी कहती है, बेटा अपना घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ अपना सर छुपाएंगे। बहू बेटे के साथ रहने में ही हमारी भलाई है। भाई भाभी के व्यवहार से नीतू तिल मिला कर रह जाती है। करना तो बहुत कुछ चाहती है, मन तो करता है कि आज ही भाई भाभी का घर छोड़ दे, लेकिन कहाँ जाएंगे, माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मैं भी अभी इतने पैसे नहीं कमा पाती कि घर छोड़कर बाहर किराए पे मकान लेकर घर के खर्चे चलाकर रह सकूं। रेणुका जी अपनी बेटी के कमर पे दवाइयाँ लगाकर मालिश कर देती है और कहती है, अब घर के सारे काम मैं करूँगी, तुझे करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तेरे सारे हाथ पैरों की नीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक कहीं नहीं जाएगी, सिलाई भी नहीं करेगी। कैसी बातें कर रही हो माँ, अगर मैं सिलाई करने नहीं जाऊँगी तो दुकान का मालिक तुम्हें पैसे नहीं देगा और फिर मैं आपकी दवाइयाँ कैसे लेकर आऊँगी। आपकी सेहत के साथ मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। 1 घंटे बाद ही नीतू उठकर सिलाई सेंटर जाने लगती है। रेणुका जी उसे बहुत मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानती है। कहती है, माँ मैंने पेन किलर खा ली है, थोड़ी देर में असर हो जाएगा और मैं अपना काम आराम से कर लूँगी, आप चिंता मत करो। इतना कहकर नीतू सिलाई सेंटर के लिए निकल गई। इधर थोड़ी देर में रानी तमतमाती हुई अपने सास के कमरे में आई और कहती है, कहाँ गई तुम्हारी बेटी, आज भी काम पर चली गई। सही है, तुम्हारी बेटी भी बहुत मजदूर हो गई है, बहू दवाई खाकर गई है, उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरी बेटी को मारा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं और नीतू मिलकर सारे घर के काम कर लेते हैं, फिर तुम क्यों उसे मारती हो। चुप कर बोली, अगर तूने ज़्यादा मुँह चलाया तो तुझे भी 2 मंगोली लगाकर तो अकल ठिकाने आ जाएगी। इतना कहकर रानी चारपाई पर बैठी हुई रेणुका जी को धक्का दे देती है। बुढ़ापे का शरीर है, रेणुका जी जरा से धक्के में ही जमीन पर गिर गई, जिससे उनके हाथ पैरों में चोट लग गई। बहू अपने कमरे में चली गई। पूरे दिन वो कमरे में लेटी लेटी कराती रही। बहू ने 1 गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा और बेटा तो उन्हें कमरे में देखने तक नहीं आया। शाम को जब सिलाई सेंटर से नीतू वापस आई और माँ को चारपाई के नीचे गिरा हुआ देखा तो घबरा गई और उन्हें भागकर उठाया। देखा उनको जगह जगह चोट लग गई थी, बल्कि हाथ में थोड़ा सा फ्रैक्चर भी था। पूरा दिन दर्द से कराती रही लेकिन बहू बेटी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। नीतू फटाफट उनको अस्पताल लेकर गई और जितने भी बचत के पैसे थे सारे माँ के इलाज में खर्च हो जाते हैं। कुछ दिनों में रेणुका जी तो ठीक हो जाती है, लेकिन सिलाई और घर के कामों के साथ साथ नीतू वकालत की पढ़ाई भी कर रही थी। उसे पिताजी की हार्दिक इच्छा थी कि बेटी बड़ी होकर एक दिन वकील बनी, लेकिन यह इच्छा पूरी करने से पहले वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अपने पिता की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए नीतू ने ठान लिया था कि वो वकालत करके रहेगी और एक दिन बहुत बड़ी वकील बनेगी। लेकिन हालातों और परिस्थितियों से मजबूर होकर वो अपनी पढ़ाई इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही थी। 1 हफ्ते बाद नीतू के कॉलेज में पेपर थे। बड़ी मुश्किल से उसके भाई भाभी पढ़ाई करने देते थे। जब भी वो पढ़ते बैठते तो उसे कोई ना कोई काम बता देते थे, जबकि वो पढ़ाई करने से पहले घर के सारे काम कर देती थी जिससे कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। लेकिन इतना पर भी भाई भाभी को चैन नहीं था। उन्हें तो पढ़ाई हुई नीतू फूटी आँख नहीं सोती थी। कई बार रानी ने उसकी किताबों में पानी डाल दिया था, कभी कुछ कर दिया जिससे वो पढ़ाई ना कर सकी। हफ्ते भर बाद नीतू को कॉलेज में फीस भरनी थी। कुछ पैसों तो उसने अपनी सिलाई से बचा कर रखे थे। कॉलेज की सारी फीस नीतू खुद ही भरती थी, क्योंकि जब उसने भाई भाभी से पढ़ाई करने के लिए और फीस भरने के लिए कहा था तो उन दोनों ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम तुम्हें पढ़ाई नहीं करा पाएंगे और फीस के लिए 1 फुटी कौड़ी भी नहीं देंगे। कर तुम अपना कुछ करके फीस भरना चाहो तो भर लो, हम तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे। जब नीतू को समझ में आ गया कि भाई भाभी उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देंगे, उसको सिलाई आती है, हाथ पैर मारने के बाद एक सिलाई सेंटर में उसे ठीक ठाक से पैसे मिलने लगे थे, जिससे वो अपनी माँ की दवाई पर का खर्चा चलाती और अपनी फीस के लिए पैसे बचाती रहती। लेकिन पिछले महीने ही उसकी माँ के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जिससे कुछ पैसे खर्च हो गए और फीस भरने में अब उसे कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। एक दिन वो भाई से अपनी फ़ीस के लिए कुछ पैसे मांगती है और कहती है, भाई मेरे कॉलेज की फ़ीस में
5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। वैसे तो मैंने अपनी सारी फीस जोड़ कर रखी थी, लेकिन माँ के इलाज में खर्च हो गए। आप मुझे दे दो। रसोई से निकलते हुए रानी कहती, ओहो महारानी, अब वकील बनेगी, वकालत करेगी, तभी मैं तेरी जबान इतना चलती है। जबान चलाने से कोई वकील नहीं बन जाता है। नीतू का भाई भी कहता है, नीतू मैं तुम्हें अभी कोई पैसे नहीं दे पाऊंगा, और डिग्री करने से कोई वकील नहीं बन जाता। कोई पेपर वेपर देने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप से घर पे रहो और घर के काम धाम करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगले 6 महीने में कोई लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। अब जाओ इधर से, खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देखते रहोगी? तू कि बहुत मिन्नतें करने के बाद भी भाई भाभी पैसे नहीं देते हैं। थोड़ी देर में तो कहती, आदित्य मुझे 10,000 चाहिए, शॉपिंग करने जाना है। अरे रानी, पिछले महीने ही तो 5,000 की शॉपिंग करके लाई थी। उन कपड़ों का क्या किया और फिर तुम शॉपिंग करने जा रही हो? तुम मुस्कुराती हो। रानी कहती, तो तुम इतना कमाते किस लिए हो? अपनी बेबी की फरमाइश भी पूरी नहीं कर सकते क्या? मेरे पिताजी ने एक डॉक्टर लड़के से शादी की थी और तुम शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, तो क्या अपनी बेबी को खुश भी नहीं रख सकते हो? क्या 10,000 जेब से निकालते हुए आदित्य कहता, अरे डार्लिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। 10 की जगह तुम 20 ले लो, पर ऐसे नाराज मत हुआ करो। जब तुम नाराज होती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भाई भाभी की बातें सुनकर आंगन में खड़ी हुई नीतू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भाई भाभी के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं है। कोई बात नहीं भैया, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास तुमसे भी ज़्यादा पैसे होंगे। नीतू की बात सुनकर रानी हंसते हुए कहती, हाँ हाँ, पैसों का पेड़ लगा है ना तेरे पास, जो मुझसे ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। तुम्हारे पास सपने देख रही हो, देखती रहो, पर तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। भाभी, सपने पूरे उसी के होते हैं जो सपने देखता है, और मेरे सपने ज़रूर पूरे होंगे। इतना कहकर नीतू अपने कमरे में चली गई। नीतू को रोता हुआ देखकर रेणुका जी कहती है, बेटी एक काम करिए, ले मेरे कान के झुमके और उनको सुनार के उधर गिरवी रख दे। इसके बदले जो पैसे मिलेंगे, इससे तू अपने कॉलेज की फीस भर देना, और जब तेरे पास पैसे हो जाएंगे तो उसको उठा लाना। नहीं माँ, मैं आपके कानों के झुमके गिरवी नहीं रख सकती। या आपके हैं तो क्या हो गया बेटा? मैं बेचने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, सिर्फ गिरवी रखने के लिए कह रही हूँ। जब तू अच्छी वकील बन जाएगी तो इन्हें उठा लाना। झुमके की गिरवी रखने की बात रानी सुन लेती है। रानी गुस्साते हुए अपने पति को बुलाती और कहती है, देख रहे हो तुम्हारी माँ अपने जेवर को गिरवी रखने की बात कह रही है। आज गिरवी रख रही है, कल को हम सबके बिना बताए बेच भी देगी। अब इनके पास जेवर रखना सेफ नहीं है। हमें इस बुढ़िया के पास से जेवर लेना होगा। इस बुढ़िया के पास जेवर नहीं छोड़ सकते, वरना यह माँ बेटी जेवर को बेच खाएंगे। लाओ निकालो बुढ़िया जेवर को, अब हम तुम्हारे पास जेवर नहीं रहने देंगे। तब तक आदित्य भी आके, रानी सही कह रही है, वैसे भी अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अपने पास इतना जेवर रख के क्या करोगे? हमें दो, हम जेवर को रखेंगे, और फिर हमें तुम लोगों पर भरोसा नहीं। चिल्लाते हुए नीतू कहती है, किस बात का भरोसा भैया? वो जेवर माँ का ही है। भरोसा तो आप और भाभी पे नहीं है, और माँ अपना जेवर तुम लोगों को क्यों दोगी? वो अपना जेवर रख सकती है। माँ अभी इतनी बूढ़ी नहीं है कि अपनी चीज़ों को संभाल कर ना रख सके। ये तो तुम तो चुप ही रहो। तुम इस घर में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम लड़की हो और पराए घर को हो, तो पराए घर के लोगों को इस घर में बोलने की इजाज़त नहीं है। भैया, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी मैं इसी घर की हूँ। पराई तो तब होंगी न जब इस घर से शादी करके चली जाऊँगी। नीतू के जवाब सुनकर रानी और आदित्य को ही गुस्सा आ जाता है। आदित्य माँ की अलमारी की तरफ जेवर की पोटली उठाने के लिए जाता है, नीतू उसकी माँ के जेवर की पोटली उठाने से मना करती है। बहू बेटा माँ के साथ धक्का मुक्की करने लगते हैं। रानी सास को इतना तेज धक्का देती है कि बेचारी का सर दीवार से जाकर टकरा गया। माँ को इस तरह देखकर नीतू उनके पास गई। माँ, तुम ठीक हो? नहीं, इधर आओ, चारपाई पर बैठ जाओ। माँ की चारपाई पर बैठाकर नीतू भाभी के हाथ से पोटली को छीन अपनी माँ को दे देती है। भाभी, तुम माँ के जेवर को नहीं ले सकती। नीतू के व्यवहार को देखकर रानी आग बबूला हो जाती है। आओ देखते हैं न ताओ। पास में रखे डंडे को उठा उठा कर नीतू को मारने लगती है। आज नीतू भी चुप नहीं रहती, भाभी का हाथ पकड़ लेती, कहती, भाभी अब नहीं, अब मैं इस घर में मार नहीं खाऊंगी। यह घर अगर भैया का है तो मेरा भी है, मेरी माँ का भी है।
और जब तक मेरी शादी नहीं हो तब तक यह घर मेरा भी है और तुम लोगों से ज़्यादा हक इस घर में मेरी माँ का है। आज रेणुका जी भी हिम्मत दिखाते हुए कहती, बहू बहुत हो गया, बहुत सह लिया हम माँ बेटी ने, अब तुम्हारा एक भी नहीं सहेंगे, निकल जाओ मेरे घर से। यह घर मेरे पति ने बनवाया था और मेरे पति के नाम पर है, तो इस घर का पूरा हक है, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। बेटा बहू हंसते हुए कहते, कौन सा घर, कैसा घर, यह घर तो मेरा है। रानी जरा अलमारी से घर के कागजात निकाल कर लाना, इन लोगों को माँ बेटी को दिखाना है, वरना इन दोनों को भरोसा नहीं होगा। रानी जल्दी से घर के कागजात ले कर आती है और नीतू को दिखाती, सच में घर बहू रानी के नाम पर था। घर के कागजात बहू के नाम देख कर रेणुका जी की होश उड़ जाती है। नीतू को भी समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हो गया, यह घर तो मेरे पापा के नाम था, फिर भाभी के नाम कैसे हो गया। जब सब कुछ समझ में नहीं आता तो रेणुका जी पूछती है कि यह सब कैसे हुआ और तुमने यह घर बहू के नाम कब कराया। रानी मुस्कुराते हुए कहते, जब बूढ़े ससुर जी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, उसी समय हम दोनों ने अस्पताल के बिल के कागजातों के नाम पर उनसे इन पर घर के कागजात में दस्तखत करवा लिए थे और तभी से यह घर मेरा है। चलो अच्छा है, मरते समय बुढ़े की याददाश्त कमज़ोर हो गई थी, जिसने उसने कागजातों पे ध्यान नहीं दिया था कि यह कागजात अस्पताल के बिल के नहीं बल्कि घर के कागजात हैं, और उन्होंने जाते जाते यह घर मेरे नाम कर दिया। भाभी की बात सुनकर के नीतू धम से ज़मीन पर बैठ जाती है। उसे तो अभी तक यही लग रहा था कि इस घर में उसकी माँ का हक है, लेकिन न क्या हो गया। रेणुका जी कहती है, बेटा तू इतना नीचे गिर गया, तुझे तो इतना अंदाज़ा भी नहीं था, तूने अपने ही पिता के साथ धोखा किया और अपनी माँ के साथ भी धोखा किया। क्या कमी रखी थी मैंने तुम्हारे लिए, क्या नहीं किया था। पालन पोषण से लेकर खिलाने पिलाने तक, पढ़ने लिखने तक, सब कुछ तो तुम्हारे लिए किया था और बाद में यह सब तुम्हारे लिए ही था, तो फिर अभी से धोखा देकर मेरे पति से यह सब कुछ छीन लिया। हाँ भैया, मेरी शादी हो जाती, मैं तो शादी के बाद ससुराल चली जाती, मुझे तो कुछ लेना देना ही नहीं था, फिर आपने धोखा क्यों किया, मम्मी पापा के साथ धोखा क्यों किया। नीतू, मैं तुम्हारे फालतू के सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। अब एक काम करो, जब तुम्हें पता ही चल गया है कि यह घर मेरा है, तो मैं अब तुम लोगों को इस घर में नहीं रख सकती हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। एक पल भी इस घर में मैं तुम दोनों को बर्दाश्त नहीं करूँगी। जल्दी से अपना सामान पैक करो और निकल जाओ, वरना मुझे धक्का देकर धक्की मार के घर से निकालना पड़ेगा और तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगी। रेणुका जी के हाथ में रखी हुई जेवर की पोटली रानी झट से छुड़ा लेती है और बहू बेटा दोनों ही कमरे से निकल गए। कमरे में बैठी हुई माँ बेटी आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। रेणुका जी को लग रहा था कि आज उनकी बेटे ने ही उन्हें ठग लिया है। जिस बेटे के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, उस बेटी ने इतना बड़ा धोखा दे दिया, मेरे ना सब कुछ छीन लिया और अब इस घर में भी निकाल रहा है। दूसरे दिन ही रानी रेणुका जी और नीतू को घर से बाहर निकाल देती है। कहने को तो आदित्य शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर था, लेकिन वो बहुत ही बुरा बेटा और बड़ा भाई था, साथ ही साथ लालची भी था। माँ और बहन को घर से निकालते हुए 3 साल हो गए। एक दिन आदित्य के घर पे बेल बजती है। रानी बाहर आकर देखती तो 2 पुलिस वाले खड़े हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा जाती है। पुलिस वाले उसे एक कागज़ देते हैं और कहते हैं, यह कागज़ कोर्ट की तरफ से आया है, अच्छे से पढ़कर कल कोर्ट में आ जाना। रानी आदित्य के पास कोर्ट के कागज़ ले जाती है। आदित्य उनको पढ़ता है तो पैरों तले जमीन निकल जाती है। यह कैसे हो सकता है, संभव नहीं है। क्या हुआ आदित्य, तुम इतना क्यों घबराए हुए लग रही हो। रानी, इस घर को खाली करने का नोटिस आया है और इसमें यह भी लिखा है कि नोटिस किसने भेजा है। ओहो, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, यह घर तो हमारा है और कोई इस घर पर नोटिस क्यों भेजेगा। तुम भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो, और वैसे भी आज हम लोगों को तुम्हारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब के बेटे की एंगेजमेंट में जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। जिसका यह घर था वो बूढ़ा है तो मर चुका है, ऊपर चला गया और बुढ़िया को हमने घर से निकाल दिया, और अब कौन होगा इस घर को हमने से छीनने वाला। फालतू में ही परेशान हो जाती हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रानी, हमें यह फालतू की चीज़ों का ध्यान नहीं देना चाहिए। बस मैं 5 मिनट में नहा कर आया, उसके बाद अच्छे से रेडी होकर चलेंगे। तुम भी अपनी सबसे महंगी साड़ी पहनना, क्योंकि हमारे ऑफिस के डायरेक्टर सर के बेटे की एंगेजमेंट है। सुना है डायरेक्टर सर ने शहर के सबसे नामी लोगों को बुलाया है, हम भी किसी से कम नहीं लगने चाहिए।
दोनों लोग तैयार होकर के निकल जाते हैं। शहर का सबसे बड़ा होटल है जहाँ पर डायरेक्टर सर के बेटे की एंगेजमेंट है। बड़े बड़े लोगों का आना जाना शुरू हो गया। आदित्य और रानी भी आगे की कुर्सी पे बैठ जाते हैं। स्टेज पे डायरेक्टर सर का लड़का पहले से ही बैठा हुआ था। थोड़ी देर में लड़की भी आ जाती है जिसने बहुत ही सुंदर ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था, गले में डायमंड का सेट। और लेकिन जैसे ही होने वाली दुल्हन के चेहरे पे आदित्य और रानी की नज़र पड़ती है, दोनों के चेहरे पीले पड़ जाते। रानी आदित्य को चींटी काटते हुए कहती, क्या तुम्हें भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? कहीं यह मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है? कैसे हो सकता है? मैं यही सोच रहा हूँ, क्या यह नीतू है? अगर नीतू है तो इधर कैसे, और इतने बड़े डायरेक्टर के बेटे के साथ इसकी शादी कैसे हो सकती है? डायरेक्टर सर ने इसको कैसे पसंद कर लिया? दोनों के चेहरे के रंग मुड़े हुए हैं। मन में तमाम सवाल उमड़ रहे हैं। सभी लोग दुल्हन के आने पर तालियां बजाने लगे। अब वो सवालों के जवाब पूछे भी तो किससे पूछे? चुपचाप से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए यह सब कुछ देखने लगे। तभी डायरेक्टर सर स्टेज पे आते हैं और माइक लेकर कहते हैं, आज मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी से मिलवाता हूँ। एंगेजमेंट से पहले मैं अपनी बेटी नीतू को, जो कि मेरी होने वाली बहू है, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नीतू बहुत ही होनहार और स्वाभिमान लड़की है। मैं उसे पहली बार 3 साल पहले तो लॉ कॉलेज के बाहर मिला था। दरअसल मैं अपने दोस्त के बेटे का एडमिशन करवाने के लिए उस कॉलेज में गया था। कॉलेज के बाहर नीतू और उसकी माँ उदास बैठे हुए थे। नीतू की आंखों में आंसू थे। मैंने जब नीतू को देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? उसने भी बिना झिझक की अपनी सारी आपबीती बता दी। उसकी आंखों में मुझे पढ़ने की चमक दिखाई दी, जिसे देखकर मैंने उससे कहा, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे बकाए पैसे भर दूंगा। मैंने नीतू की कॉलेज की फीस भरवा दी और उसे अपना कार्ड देते हुए कहा कि जब भी तुम्हें मदद पड़े मुझे फ़ोन करके मेरी मदद मांग सकती हो। सर, मुझे मदद नहीं, कुछ काम चाहिए। अगर हो सके तो मुझे कुछ काम दे दो। मैं पैसे कमाकर अपना और अपनी माँ का खर्चा चलाना चाहती हूँ। नीतू की बात सुन करके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यह बहुत ही मेहनती और अपनी माँ का ध्यान रखने वाली लड़की है, बड़ों की इज्जत करने वाली है। इस शहर में मेरे 2 स्कूल में चलते हैं। एक स्कूल में मैंने उसे टीचर की नौकरी दे दी। टीचर की नौकरी करके उसे इतने पैसे मिल जाते थे कि वो अपना और अपनी माँ का खर्चा आराम से चलाने लगी। नीतू के सरल स्वभाव और उसकी लगन को देखकर मैंने मन ही मन यह निर्णय लिया कि मैं नीतू को ही अपना घर की बहू बनाऊंगा। एक दिन सही समय पर जब नीतू की माँ ने मैंने अपने बेटे के रिश्ते की बात कही तो इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी राजी हो गई और मुझे नीतू जैसी बहू मिल गई। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और पता नहीं, नीतू अपनी मेहनत और लगन से आज शहर की सबसे बड़ी वकील बन गई है। अभी हाल में ही उसने अपने 2 बड़े बड़े केस जीते हैं। अब कुर्सियों पर बैठे हुए आदित्य और रानी को सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। उन्हें भी समझ में आ गया था कि शहर के सबसे बड़े अस्पताल के डायरेक्टर की बहू उसकी नीतू बनने जा रही है, तो अब नीतू से हाथ मिलाकर चलने में ही भलाई है। रानी कहती है, सुनो जी, नीतू डायरेक्टर की बहू बन जाएगी। तुम ऐसा करो, जल्दी से नीतू से बात करो। हो सकता है कुछ दिनों में डॉक्टर साहब तुम्हारा प्रमोशन कर दें। आखिरकार तुम उनकी बहू के भाई हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर पाएंगे। सारा फंक्शन अच्छे से ख़त्म हो गया। फंक्शन में आए हुए मेहमान भी चले गए। रानी मौका देकर नीतू के पास जाती और डॉक्टर साहब से मुस्कुराते हुए कहती, डॉक्टर साहब, आपका पता नहीं होगा, हम नीतू के भाई भाभी हैं। अब तो हम दोनों रिश्तेदार हुए। क्या तुम दोनों नीतू के भाई भाभी हो? चौंकते हुए डायरेक्टर साहब ने कहा। तुम मुस्कुराते हुए रानी ने कहा, हाँ हाँ, अगर आपको भरोसा नहीं तो नीतू से ही पूछ लो। नीतू हमारी बहन है और हम उसके भाई भाभी हैं। क्यों नीतू, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? तो दुल्हन के रूप में बैठी हुई नीतू से जब उसके भाई ने कहा तो डॉक्टर साहब नाराज होते हुए कहते हैं, मुझे पता नहीं था कि तुम नीतू के भाई भाभी हो। अगर पता होता तो तुम दोनों को अपने बेटे की एंगेजमेंट में कभी ना बुलाता। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नीतू ने कुछ नहीं बताया होगा कि तुम दोनों ने उसके और उसकी माँ के साथ क्या व्यवहार किया? मुझे सब कुछ पता है। निकल जाओ इस घर से, वरना सिक्योरिटी वाले को बुलाकर धक्के मार के निकलवा दूंगा और कल मेरे अस्पताल से रिजाइन लेने के लिए तैयार हो जाना। मैं तुम्हारे जैसे बदतमीज़ इंसान को अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर के पद पे नहीं रख सकता हूँ। डॉक्टर सर की बात सुनकर रानी और नीतू घबरा जाती हैं। भागकर नीतू के पास गए और कहते, नीतू तुम ही समझाओ ना डॉक्टर साहब को, कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
तुम्हारे भाई को नौकरी से निकालने की बात कर रहे हैं। अगर तुम मना दोगे तो वो नहीं निकालेंगे। भाभी मैं तो कुछ नहीं कर सकती, ये पापा जी का निर्णय है। अगर उन्हें लगता है कि कोई इंसान उनके अस्पताल में रहने लायक नहीं है तो उनको निकालने का पूरा हक है। मैं उसके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकती हूँ। तभी नीचे कुर्सी पर बैठी हुई रेणुका जी भी स्टेज पे आ गई और बहू बेटी को उड़ाते हुए कहती है कि बहू मैंने कहा था ना कि एक दिन मेरी बेटी के पास तुम दोनों से ज़्यादा पैसे होंगे, तुम दोनों से ज़्यादा नाम होगा। तो देख लो आज मेरी बेटी शहर के इतनी बड़े डॉक्टर के घर की बहू बनने जा रही और शहर के इतने बड़े वकील भी बन गई है। अच्छा बेटा तुम्हें घर खाली करने का नोटिस भी मिल गया होगा। मेरी बेटी वकील बन गई ना, उसी ने घर को खाली कराने का नोटिस भेजा है क्योंकि तुमने यह घर अपने पिता से धोखे से लेकर बहू के नाम करवाया था। तो अब तुम उस घर को खाली करने के लिए तैयार रहना क्योंकि मेरी बेटी ने अभी हाल में ही बड़े बड़े केस जीते हैं। तो अब तुम ही घर को जितनी जल्दी खाली कर दोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। आज रानी और आदित्य चारों खाने चित हो गए थे। एक तो नौकरी गई, दूसरा घर भी, तीसरा अपनी माँ और बहन की शान शौकत का देखकर उसके होश उड़ गए। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस माँ बहन को उन्होंने घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया वो डॉक्टर के घर की बहू बन गई। लेकिन आदित्य और रानी ने जो किया अब उसे उसी का ही फल मिल रहा है। आदित्य की नौकरी, घर सब कुछ चला जाता है, समय सभी का आता है, लेकिन हमें कभी भी अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आज हम कमज़ोर को सताएंगे तो कल उस कमज़ोर का भी समय आएगा। तो दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।